हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे वीकली करंट अफेयर्स का, जो भी 1 मई से लेकर के 10 मई तक के जो भी आपके करंट इश्यूज चले हुए हैं उसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए हम लोग कब जो आपका ये अप्रैल नहीं सॉरी मई मंथ है, तो मई मंथ को हम लोग कवर करेंगे पूरा, क्योंकि आपका 12 जून को पेपर है। तो कम से कम तो हम लोग 30 मई 31 में जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं वहाँ तक, ताकि जो भी आपके जो 5-6 महीने यहाँ से तो क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी स्किप ना होने पाए। जनवरी से मेरे सारे लेक्चर हैं, तो जनवरी से मई तक आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, श्योर है फंसेंगे। तो वीकली मैंने सोचा था मैं वीकली ही करंट अफेयर्स को लाऊंगी, लेकिन क्या हो रहा है गाइज, बहुत डीप हो जाएगा और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करती थी वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर बन जाएगा। इसीलिए इस बार तो मैं कर दे रही हूँ। बाकी कल से मैं क्या करूँगी, कंटिन्यू जैसा मेरा वन डे डेली का होता था वही मैं करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो ये आपका वीकली ही है, 1 to 10 मई तक का ये चलेगा। बाकी आपका क्या होगा, डेली वाइज हम लोग लेकर के उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जा करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका जो आने वाला पीसीएस एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस का, तो उस से रिलेटेड कई क्वेश्चंस वहाँ पर इंपॉर्टेंट वो शेयर किए जाते हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। बाकी आपको इसकी पीडीएफ की लेक्चर आपको वहाँ, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है बट कोई नहीं, अंडरस्टूड है, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोड क्या है, जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। क्या कह रहे हैं, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, हर आपके स्टेप पर जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे, हर स्टेप पर आपकी कठिनाइयाँ, स्ट्रगल्स आते ही रहेंगे, बट उनमें से आपको निकलना कैसे है वो आपको तकनीकी पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। अगर आप वो से निकल जा रहे हैं तो यही क्या होती है, इसी को आर्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और ये जिसे पता है, ये जो निकल जाता है इस स्ट्रगल से, वही क्या होता है, विजेता बनता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया आज का, और देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है। भारत ने, किस भारतीय ने, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करने में, किस भारतीय ने विटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है। तो किसने जीता है, तो ये चारुदत्त मिश्रा जी के द्वारा जीता गया है। चारुदत्त मिश्र हैं। तो इनको क्यों दिया गया है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो वन्य जो ये अवार्ड जो उन्हें पारिस्थितिक तंत्र में उन्होंने क्या किया है, जो तेंदुए उनके संरक्षण में इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी क्षेत्र में योगदान देने के लिए इनको क्या किया गया है, विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। क्लियर। तो ये इनका देखा जाए तो दूसरा विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है, यानी पहला अवार्ड इनको 2005 में दिया गया था, और ये सेकेंड टाइम। तो आपको पहला कब मिला ये नहीं मैटर करता, तो आपको बस ये देखना है कि इस बार 2022 वाला किसको मिला है, चारुदत्त मिश्रा को मिला है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें और कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, कि अगर पूछ ले कि क्या पूछ ले कि ये जो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार था वो किसे दिया गया था, तो उसे 2 श्रेणी में दिया गया था। एक व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया था और एक संस्थागत श्रेणी में दिया गया था। अगर पूछ ले कि व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया था, तो आप वहाँ पे आंसर लगाएंगे भूषण कुमार को। अगर ये पूछ ले कि संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया था, तो कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं, हैंसन रोग भी कहते हैं। ये आपके साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 1 मई को हर साल क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको इंटरनेशनल लेबर डे कहा जाता है। इसे आप मई दिवस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, जान सकते हैं। और इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो आपके श्रम के अधिकार उनके बारे में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है। तो इसी के लिए यह दिन मनाया जाता है। और ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये क्या हुआ था, 1886 में 1 मई को
अमेरिका में क्या हुआ था कि अमेरिका में लोगों ने काम की अवधि को क्या किया था, अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन, जो अमेरिका ने क्या किया था, अधिकतम 8 घंटे कर दिया था काम करने की जो अवधि होती है, समय होती है, उसको 8 घंटे कर दिया था। तो लोगों ने क्या किया, इस पर हड़ताल किया। फिर क्या होता है कि 4 मई को शिकागो में एक हेमार्केट स्क्वायर, वहाँ पर क्या होता है, एक बम विस्फोट हो जाता है, जिसमें कई लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो इसी घटना में जो मारे गए लोग हैं, उन्हीं के संबंध में जो समाजवादी अखिल राष्ट्रीय संगठन है, उसी ने क्या किया, 1 मई को, किसने, सोशलिस्ट ऑल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाए तो समाजवादी अखिल राष्ट्रीय संगठन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में क्या किया, मनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर भारत की बात करें कि भारत में ये कब स्टार्ट हुआ, तो भारत में पहला मजदूर दिवस यानी पहला मई दिवस जो है 1 मई 1923 में ये शुरू किया जाता है। किसके द्वारा शुरू किया जाता है, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। और कहाँ मनाया गया था पहली बार, तो ये मद्रास में, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये जो अंतर्राष्ट्रीय ILO की बात किया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात किया, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इन्हीं की जयंती पर ही तो वो क्या नाम है उसका, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कहाँ पर, लातूर महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कि स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है कहाँ पर स्थापित की गई है, तो लातूर में, और लातूर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट गाइज। MSME सतत प्रमाणन में योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। MSME, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसने MSME सतत प्रमाणन में इसका शुभारंभ किया गया, तो किसके द्वारा किया गया है, MSME जो मंत्री हैं नारायण रावे, इन्हीं के द्वारा ये MSME मतलब कि जो आपका क्या कहते हैं इसको, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने क्या किया है, MSME सस्टेनेबल का मतलब सतत, और इसको क्या कहते हैं ZED मतलब कि सस्टेनेबल प्रमाणन योजना, इसको शुरुआत की है इसकी। अभी इसमें होगा क्या, ये जो शुरुआत कर दी इसका मतलब क्या है, तो इसमें जो MSME है उसके लिए सब्सिडी युक्त क्या करना है, ऋण देने के लिए। ये योजना जो स्टार्ट की गई है MSME के लिए क्या करने के लिए, सब्सिडी युक्त ऋण देने के लिए। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। अब इसमें जो सब्सिडी युक्त जो ऋण दी जाएगी उसमें क्या किया गया है, जो सूक्ष्म है यानी कि जो माइक्रो है उसमें 80%, लघु स्मॉल में 60% एंड मीडियम में कितना 50% ये रखा गया है। क्लियर, मतलब ये सब्सिडी इनको मिलेगी। क्लियर, और इसमें क्या किया जाएगा, इनको जो ZED है यानी ये जो प्रमाणन योजना है इनकी, जिसको ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट नाम दिया गया है। ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट समाधान मतलब इसमें क्या होगा, इसके तहत जो इनको मदद दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। और इसमें जो सब्सिडी युक्त है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो योजना स्टार्ट की गई थी ये 2016 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और इसका मिशन क्या है कि ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट के सिद्धांत के आधार पर भारत में क्या करना है, ये जो ZED है यानी ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट संस्कृति को विकसित करना है और उसको क्या करना है, उसको कार्यान्वित करना है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछ ले कि MSME से संबंधित और भी कौन कौन से योजनाएं पहले स्टार्ट की गई हैं, तो चैम्पियंस पोर्टल्स है, और सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी योजना, नवाचार ग्रामीण, मतलब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो एस्पायर, ये भी आपका MSME से संबंधित है। एस्पायर, स्फूर्ति, ये भी आपका MSME से संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी हाल ही में बनी है? तो ये ऐसी कौन सी है? तो वो है रिलायंस कंपनी। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बस आप इतना देख लीजिए। अमेरिका ने कितने देशों को हाल ही में अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है? इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, थोड़ा ऊपर करते हैं। वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है, तो कितने को कर लिया है? 7 ऐसे हैं जिसको इसने किया है। तो इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट है अमेरिका की, वो स्पेशल रिपोर्ट देख लेते हैं। उसका नाम है स्पेशल 301, स्पेशल 301। तो इस रिपोर्ट में क्या किया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने और देशों को शामिल किया है। तो भारत चीन भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो भारत, चीन, रशिया समेत 7 अन्य देश को इसने अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है। और ये क्यों किया है, ऐसा क्यों किया, ये क्यों ऐसा करता है? तो जो उसकी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा है, उसके लिए ये कदम उसने उठाया है। और इस लिस्ट में देखा जाए, इस सूची में देखा जाए, तो अन्य जो 4 देश हैं वो है अर्जेंटीना, ध्यान से सुनिएगा, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया एंड वेनेजुएला। क्या कहा मैंने? टोटल 7 जो कंट्रीज़ को इसने अपने स्पेशल 300 रिपोर्ट में जिसमें ये अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया, वो 7 कौन से हैं? अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और अभी जो फ़िलहाल है भारत, चीन और रशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री कौन है? पहले तो ये देखना है कि ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री कौन है। तो गिरिराज सिंह है। इन्होंने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान, ये एक अभियान इन्होंने स्टार्ट किया है, आज़ादी से अंत्योदय तक। ये कब हाल ही में शुरू किया गया? कितने दिनों के लिए शुरू किया गया? तो ये 90 डेज़ के लिए शुरू किया गया है, 90 दिन के लिए। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि ये जो गिरिराज मंत्री, और ये कहाँ स्टार्ट किया गया है ये आयोजन? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। तो जैसा कि पता ही होगा कि आज़ादी का हम लोग कौन सा सेलिब्रेट कर रहे हैं? 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इसी के उसमें आपको क्या किया गया है? इसी आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान यही स्टार्ट किया गया है। और कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। और इसमें किया क्या जाएगा? मेन इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्टार्ट किया गया है, इसमें करना क्या है, किया क्या जाएगा? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इसमें जो 19 डेज़ का जो अभियान है, इस 19 डेज़ में जो 28 आपके क्या है राज्य हैं और जो यूटीज़ हैं, इनमें इनके 75 जिलों को, 28 राज्य और जो यूटीज़ हैं उनके 75 जिलों को में क्या करना है? 75 वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, कितनी? 9। 75 जिलों में जो केंद्रीय मंत्रालय की क्या है? 9 योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, उन तक उनको क्या करना है? पहुंचाना है। और इसमें ये जो जिले होंगे वो किससे संबंधित होंगे? वो उनसे संबंधित होंगे जो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, बलिदान दे चुके हैं। तो उन 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थल से ये 75 जिले क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, जुड़े होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और इसका लक्ष्य जो होगा, वो जो 17 योजनाएं होंगी, उन 17 कुछ चुने योजनाओं को क्या किया जाएगा? जो समाज में हाशिए पर रह रहे लोग होंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा? अंत्योदय मतलब अंत में जो है उनका भी उदय करना है, यानी कि हाशिए पर जो रह रहे लोग हैं उनको सीधे क्या करना है? लाभ पहुँचाना है। और इसमें अत्यंत पिछड़े इन जो 75 जिलों को, उनको मासिक प्रति व्यक्ति आय के आधार और उनकी जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है, उन्हीं के आधार पर उनको क्या किया गया है? चुना गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं आगे, देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो पंचायत की बात आ ही गई, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस भाग में है पंचायत की बात की गई। तो भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि वीकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डीपली डिस्कस करें, ये नहीं है वन वे में, वन लाइन में डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आपके लिए लाभकारी ही है, वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी। तो भाग 9 में ये किया गया है, ठीक है, डिस्कस किया गया। और आर्टिकल कौन सा है? 243 का 243 ओ तक जो है ये पंचायत की बात यहाँ पर की गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 243 के 243 ओ की बात की गई है, भाग 9 में की गई है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा। मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? बिहार। और बिहार के किस जिले में किया गया है? पूर्णिया जिले में इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। तो वहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो उनका स्टेटमेंट यही है कि अगर इथेनॉल का उत्पादन होगा तो राज्य में क्या होगी, जो पेट्रोल की लागत है वो कम होगी, और इससे क्या होगा, जो रोजगार होंगे उसके नए अवसर क्या होंगे, सृजित होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस संयंत्र के लिए किसानों से क्या किया जाएगा, पर डे चावल की जो 130 टन भूसी है वो और 150 टन मकई की खरीद या चावल की खरीद क्या की जाएगी वहाँ पर। और अगर देखा जाए वर्तमान में भारत में जो उगाई जाने वाले तीन मोटे अनाज हैं, प्रमुख मोटे अनाज हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन रूप से अगर तीन देखा जाए वो कौन से हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, ये ध्यान रखना है। और भारत में जो मोटे अनाज है उनके जो उत्पादक राज्य की बात की जाए तो मोटे अनाज कहाँ होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे राजस्थान उठा लीजिए, आंध्र प्रदेश उठा लीजिए। अब उठाने की बात मतलब ले लीजिए, उसको उठा तो थोड़े पाएंगे। तो उत्पादक राज्य का मतलब राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सब क्या है आपके अनाजों के, ये मोटे अनाजों क्या है मेन रूप से उत्पादक राज्य हैं। और धान की एक नई प्रजाति विकसित की गई है, उसका नाम ध्यान रखिएगा, स्वर्ण उन्नत। ये धान की एक नई प्रजाति विकसित की गई है और किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो वैज्ञानिक हैं उन्हीं के द्वारा विकसित की गई। ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल GSI पेश की है? मतलब वैश्विक सुरक्षा पहल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, GSI। तो इसको चलिए देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है। तो इसमें आपको क्या जानना है कि ये जो चीन है इसने ये क्यों स्टार्ट किया है, तो GSI वैश्विक सुरक्षा पहल, क्लियर। तो इसमें जो है ये चीन का जो मकसद है वो ये है, क्वाड को क्या करना, काउंटर करना। क्या कहा मैंने, क्वाड को काउंटर करना, यही इसका उद्देश्य है। इसीलिए इसने क्या किया है, इसको स्टार्ट किया है। अब क्वाड क्यों किया है, क्वाड को काउंटर करना, ये क्या मतलब है इसका, पहले ये देख लीजिए। GSI का फुल फॉर्म क्या है, G का मतलब वैश्विक यानी ग्लोबल, S का मतलब सिक्योरिटी, एंड पहल इनिशिएटिव। तो जो चीनी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनका क्या है कि ये इसका प्रस्ताव इन्होंने इसलिए रखा ताकि जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक रणनीति है और जो क्वाड है, अब जब मैंने क्वाड नाम ले लिया तो आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं। तो एक तो हमारा भारत, सेकंड अमेरिका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ इज़ जापान। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम क्या UPPCS से RO में कहीं पूछा गया था, एकदम क्लियर नहीं है मुझे बट पूछा गया था कहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये 4 देश शामिल हैं। तो जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति है और क्वाड है, इसके विरुद्ध जो उसकी प्रतिक्रियात्मक कदम है उसके रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। यानी उसको, क्वाड को काउंटर करना, जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति है उसको क्या करना, काउंटर करना चीन का उद्देश्य है। इसीलिए उसने इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गेम्स से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन बनता ही है। जैसे कि क्या हुआ था, ओलंपिक से, टोक्यो पैरालंपिक से क्वेश्चन आपके BPSC में पूछ लिया था। 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा बताना नहीं है, बस यही ध्यान रखिए कि कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। और भी अगर आपको, चलिए और भी देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कि जैसे और भी अगर मैं नई दिल्ली में, और नई दिल्ली के कहाँ पर, त्यागराज स्टेडियम में देख लीजिए, नई दिल्ली के कहाँ पे, त्यागराज स्टेडियम। तो वो ये नहीं पूछा जाएगा किस स्टेडियम में, बस ये ध्यान रखिए नई दिल्ली में किया जा रहा है। और खेल मंत्री कौन है, किसके द्वारा ये आयोजन किया गया, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो खेल मंत्री कौन है ये ध्यान रखिएगा, अनुराग ठाकुर। तो उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है।
और अगर ये पूछ ले कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ स्टार्ट किया गया है, बेंगलुरु, तो ये क्वेश्चन भी अभी आपके आने वाले आगे मतलब आएगा 2-3 मई या 4 मई के लेक्चर में आएगा। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में, जिसका शुभंकर बीरा है, वो रखा गया है। तो अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दूसरा खेलो मास्टर्स गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको हम लोग बहुत डीप डिस्कस करने वाले हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो पहले तो ये देख लीजिए कब मनाया जाता है। तो 3 मई को मनाया जाता है। चलिए देख लिया, 3 मई को मनाया जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसकी सिफारिश उसने सिफारिश 1991 में की थी। यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसने 1991 में क्या किया, 1991 में सिफारिश किया। और सिफारिश के बाद 1993 में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दी। यानी कहने का मतलब यही है कि 1993 से इसको मनाने की घोषणा कर दी गई। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य इसलिए है कि जो हमारा चौथा स्तंभ है, ठीक है, यानी जो मीडिया चौथा स्तंभ कहलाती है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके, फ्री होकर वर्क कर सके, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? तो इसकी जो रिपोर्ट, ये तो दिवस मैंने आपको डिस्कस किया, अब इसकी रिपोर्ट अभी आई हुई है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई हुई है, जो कि कौन जारी करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ये रिपोर्ट जारी करती है। क्लियर? तो ये अभी जारी किया गया और इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया, 20वां संस्करण अभी क्या है, हाल ही में इसको प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा। क्लियर? अब ये देखना है कि इसके जो रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत जो है वो टोटल 180 देशों की रैंकिंग की गई और 180 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो है 150 नंबर पर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 150 नंबर पर है। क्लियर? और इसमें जो 150 है, और बाकी देख लें कि शीर्ष और जो टॉप पर हैं, तो टॉप पर नॉर्वे है, नॉर्वे फर्स्ट पर है, डेनमार्क सेकंड नंबर पर है, थर्ड पर आपका स्वीडन है। तो 3 तो आपको क्रम से याद ही रखने पड़ेंगे, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ये थर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले लोवेस्ट कौन, सबसे नीचे कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, 180 नंबर पर कौन है, तो वो है आपका उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। क्लियर? और रूस की बात करें, रूस को कहाँ रखा गया है, रूस को तो 155 पे रखा गया है, यानी भारत 150 है तो ये 155 पर है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर भारत के पड़ोसी देशों की भी अगर रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें तो हमारा पड़ोसी सबसे ज़्यादा देख लिया जाए पाकिस्तान, उसका जानना तो बहुत जरूरी कि वो हमसे आगे है, पीछे है, क्या है उसकी स्थिति। तो पाकिस्तान जो है 157 रैंक पर है, 157 रैंक पर है। श्रीलंका की बात करें तो 146 पर है, बांग्लादेश 162 पर है, म्यांमार 176 पर है। नेपाल की बात करें तो नेपाल 76वें रैंक पर पहुंच गया है। नेपाल क्या है, 76वें रैंक पर पहुंच गया है, यानी कि ये क्या है, आगे पहुंच गया है। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये बताएं कि अगर ये बात हो रही है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि पॉलिटी में किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है। तो आर्टिकल जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि वो कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की क्या करता है, गारंटी देता है। जो क्या करता है, भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19। और यह संविधान के आर्टिकल 19 के 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 जो है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत क्या है, ये असंरक्षित है। यानी इसके अनुसार क्या है, सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या होगा, अधिकार होगा। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आप ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। सारे क्वेश्चन को बहुत ही डीपली मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है कि थीम क्या रखी गई है, थीम क्या रखी गई है 2022 की। तो इसकी थीम है जर्नलिज्म, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। क्लियर? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज इस बार की क्या है, थीम है।
और ये तो मैंने आपको बता दिया। और ये जो घोषणा हुई थी ये 1991 के विंड हॉक घोषणा से संबंधित है। तो पूछ ले कभी, अगर यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो वन लाइनर में तो पूछता नहीं है, 3 स्टेटमेंट दे देगा। तो ये पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, किस घोषणा से संबंधित है, तो 1991 के विंड हॉक घोषणा से ये क्या है, संबंधित है। क्लियर। तो ये सारे फैक्ट जितने भी क्वेश्चन आपके चाहे यूपीएससी में, पीसीएस में, आरओ में कहीं भी पूछे, यहाँ से रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ से पीछे और कहीं से वो क्वेश्चन नहीं देगा। और भारत जो 2022 में मैंने बताया कि 150वें स्थान पर है, इसके पहले वो 142वें स्थान पर था। यानी कि 8 पायदान वो क्या हुआ है, गिर गया है, डाउन हो गया है। यानी 148 से सीधे कहाँ, 142 से सीधे कहाँ पहुँच गया, 150 में, 8 वो डाउन हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन RWF जूनियर विश्व कप, सॉरी आर नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, IWF जूनियर विश्व कप, अरे एक मिनट, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन बनी है। कौन बनी है? इनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय भारोत्तोलन बनी है कौन? हर्षदा, जो कि आप देख रहे होंगे इमेज में, हर्षदा शरद गरुड़ को ये मिला हुआ है। इन्होंने क्या किया है, 153 किलोग्राम भार उठा करके 45 किलोग्राम भार वर्ग इन्होंने क्या है, जीता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और ये आयोजन कहाँ किया गया है इसका? ग्रीस में किया गया है। कहाँ पर? ग्रीस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। तो क्यों किया जा रहा है? जीन से संबंधित हो, आपको पता चल गया होगा जब जीन नाम दिया है, वर्ड दिया है कि जो देशी और लुप्त प्राय जानवर हैं, फसल हैं, समुद्री और जैविक प्रजातियां, उन्हीं के संरक्षण के लिए ये जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की गई है। और इसे क्या किया जाएगा, जो महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड है उसी के द्वारा ये स्थापित किया जाएगा, ये लागू किया जाएगा। और कब किया जाएगा? अगले 5 सालों में, अगले 5 सालों में इसको लागू किया जाएगा। और इससे ये क्या होगा, ये जो परियोजना होगी ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने पर क्या करेगी, अपना ध्यान केंद्रित करेगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य बस यही है कि राज्य के भीतर जो जेनेटिक संसाधन है उनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, जिसके अंतर्गत आपके समुद्री जीव की विविधता, स्थानीय फसलों के बीज के प्रकार, पशु विविधता शामिल है। और ये 7 फोकस क्षेत्र पर अगले 5 सालों में ये क्या किया जाएगा, ध्यान इसका केंद्रित किया जाएगा। वो 7 क्षेत्र कौन से हैं, 7 विषय कौन से, मैं बोल दे रही हूँ, आप बस सुन लीजिए कि जो मैरिन बायोडाइवर्सिटी यानी समुद्री जैव विविधता है, लोकल क्रॉप यानी कि जो स्थानीय फसल या बीज की किस्में हैं, देसी मवेशियों की नस्लें, पीने योग्य पानी की जैव विविधता, चारागाह, घास के मैदान, पशु चरने योग्य भूमि की जैव विविधता पर ध्यान देना है। वन अधिकार के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उनके संरक्षण और उनके प्रबंधन पर ध्यान देना है। वन क्षेत्रों के कायाकल्प पर ध्यान देना है। और महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा ये क्या की जाएगी, ये सारा कार्यान्वित की जाएगी। और इसमें क्या होंगे, इसकी देखरेख कौन करेगा, तो जो मुख्य सचिव होंगे और जो वन के प्रमुख सचिव होंगे उन्हीं के अधीन समितियों द्वारा इसकी क्या होगी, देखरेख की जाएगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उसकी राजधानी मुंबई, सबको पता होगा, यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को मई 2022 में अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? नंदमूल चंदानी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ये IT स्पेशलिस्ट हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं। कौन? नंदमूल चंदानी। इनको क्या बनाया गया, अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी। अगर और भी बात करें कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया, अजय कुमार। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर। तो जितने भी नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यूपीएससी के मनोज सोनी। क्लियर। तो ये सब पूछा जा सकता है। अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी। तो ये सारे आप लोग रिविजन करते रहिए, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 मई 2022 तक कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा।
गुजरात में। कहाँ राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुजरात में। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया इस सम्मेलन की क्या करेंगे? स्वास्थ्य, इसको कैसे कह सकते हैं? स्वास्थ्य सुखी है, ठीक है। स्वास्थ्य, जब मन सुखी रहेगा, मन सुख हैप्पी रहेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो स्वास्थ्य यानी मनसुख मंडाविया इसके कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं और इसकी अध्यक्षता इन्होंने की है। और ये 3 दिवसीय गुजरात के कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात का जो केवड़िया है, गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जितने भी राज्य और यूटी के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन सभी ने क्या किया है? इसमें भाग लिया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बस यही है, ये जो मीटिंग की जा रही है, आयोजन किया गया है, सम्मेलन किया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य ये है वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ भी हो गया, किसे सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का 1 मई 2022 को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इमेज आप देख ही रहे हैं कौन है, ये है संगीता सिंह। तो संगीता सिंह को क्या किया गया है? ये नियुक्त किया गया है। तो ये जो है IRS यानी कि भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं, तो इन्हीं को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? JB महापात्रा। इसके पहले CBDT के कौन थे? JB महापात्रा, उन्हीं के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। किसको? संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। 30 अप्रैल को इनका क्या हुआ है? पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो इनको अतिरिक्त प्रभार संगीता सिंह को दिया गया है। CBDT क्या होता है? तो ये जो है ये वित्त मंत्रालय में क्या है? CBDT जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, ये वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का क्या है? एक हिस्सा है। और इसमें भारत में जो प्रत्यक्ष कर होता है, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, उससे संबंधित जितने भी मामले हैं, सभी मामले 1 जनवरी 1964 से क्या हुए हैं? इसको CBDT को सौंप दिए गए, इस बोर्ड को सौंप दिए गए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए। और CBDT जो है ये राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से ही इसको क्या है? अधिकार प्राप्त है। कौन से, किस एक्ट? 1963, इससे क्या है? अधिकार प्राप्त है। और ये CBDT जो है भारत में जो भी प्रत्यक्ष कर की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उसके लिए क्या करता है? आवश्यक जो भी इनपुट्स होगा वो उसको प्रदान करेगा। क्लियर। और इसमें CBDT के 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का चयन जो है भारतीय राजस्व सेवा और भारत की प्रमुख सिविल सेवा से किया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। CBDT के बारे में मैंने कोशिश की है अच्छे से बताने की, आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपका काम है इसको, सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो नए देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बन करके किस देश में तैयार हुई है? तो कहाँ पर ये तैयार की गई है? ब्राज़ील में की गई है। कहाँ पर? ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का एक दक्षिणी राज्य है जिसका नाम है, मैं लिख दे रही हूँ, रियो ग्रांडे। क्लियर। रियो ग्रांडे में ये ब्राज़ील का दक्षिणी राज्य है, रियो ग्रांडे। यहाँ पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है एनकैंटाडो, वहीं पर ये मूर्ति बनी है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखें कि ब्राज़ील में ये की गई है। क्लियर। और ये दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की क्या है? प्रतिमा है। क्लियर। और ये अभी क्या किया गया है? 22 अप्रैल को इसको पूरा कर लिया गया है। और इसकी जो लंबाई है ये देख लीजिए आप लोग, ये है 141 फीट, 141 फीट यानी कि 43 मीटर, 43 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ब्राज़ील का रियो, वहाँ पर स्थित ये जो क्या कहते हैं, क्राइस्ट द रेडीमर है, एक ब्राज़ील के रियो में एक है क्राइस्ट द रिडीमर, वो 125 फीट ऊंची थी। तो अभी इसको क्या कर दिया गया? 141 फीट, यानी कि ये अब सबसे ऊंची हो गई है। ठीक है। तो और ये जो नई मूर्ति है इसको कंक्रीट से बनाया गया है, और ये क्या है? शहर के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी पर ये बनाई गई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ईसा मसीह की प्रतिमा है। और अगर ब्राज़ील आ ही गया तो ब्राज़ील का जो फेमस है कॉफ़ी बागान, उसको क्या कहा जाता है? उसको फजेंडा कहा जाता है। और यहाँ का जो कॉफ़ी बंदरगाह है उसको क्या कहते हैं? सेंटोस कहते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो चलिए देख लेते हैं किसका ये कार्यक्रम है। तो यह है नीति आयोग का। किसका है? नीति आयोग का। मतलब ये जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, इसका दूसरा संस्करण क्या है? स्टार्ट किया गया है। तो ये किसके तहत है? ये नीति आयोग के तहत है। यानी कि प्रथम जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था? 2018 में किया गया था, 2018 में। किसके लिए किया गया था? जो इनोवेशंस हैं और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि नवाचार और प्रौद्योगिकी को लोगों के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का क्या है? एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य वही है कि प्रौद्योगिकी आधारित
उन नवाचारों की, उन इनोवेशंस की क्या करनी है, तलाश करनी है, उनका चयन करना है, उन्हें बढ़ावा देना है, जो क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता से संबंधित जो क्षेत्रीय चुनौती हैं उनका क्या करते हैं, वो समाधान करते हैं। जो भी चुनौतियाँ आती हैं वो अपने इनोवेशन से क्या करते हैं, उसका सल्यूशन देते हैं। तो इसका क्या करना है, इसीलिए ये स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो ये 2.0 है, इसके पहले चरण में 7 क्षेत्र की 18 चुनौती का सामना करना है, जैसे कि सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि, इन सभी से क्या है, ये शामिल हैं। और ये देश में जो नवाचार है, उद्यमिता है, इसकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की क्या है, ये एक इनिशिएटिव है, एक पहल है। क्लियर? तो बस इसका उद्देश्य यही है, बस ये ध्यान रखिएगा सिंपल सा कि विभिन्न क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, नीतियों को विकसित करना, ठीक है, उनके लिए एक मंच और सहयोग, जो भी हितधारक उनके लिए मंच और सहयोग के लिए एक अवसर प्रदान करना, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना, यही सारा क्या है, इसका उद्देश्य है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसने 75वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब 2 मई 2022 को जीता है? तो किसने जीता है? केरल ने जीता है। किसने जीता है? केरल ने जीता है। किसको हरा करके? बंगाल को हरा करके। संतोष ट्रॉफी जो है ये केरल जीत चुका है, किसको हरा करके? बंगाल को हरा करके। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये केरल के मलप्पुरम के मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुआ है ये गेम। कहाँ पर? केरल के मलप्पुरम के मंजेरी स्टेडियम में। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन जीता है? जिजो जोसेफ। तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखिए, केरल जीता है, किसको हरा करके? बंगाल को हरा करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। किस राज्य में? पूर्वोत्तर भारत की बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट एरिया की। तो वहाँ की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। कहाँ पर? असम। असम की भी एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में ये स्टार्ट की गई है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंपनी भारत की 100वीं नंबर की यूनिकॉर्न बन गई है? तो वो कौन सी बन गई है? ओपन बन गई है। कौन सी? ओपन। तो भारत का जो स्टार्टअप है इकोसिस्टम, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या, वो लगातार तेजी से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पिछले साल देश को कितने यूनिकॉर्न मिले थे? 44 यूनिकॉर्न मिले थे। तो अभी क्या है, अब इस साल, अब तक इस साल की बात करें तो अब तक 16 यूनिकॉर्न मिल चुके हैं। और भारत को यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में किस नंबर पे जाना जाता है? तीसरे नंबर पर माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, कौन सा बैंकिंग प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म जो नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म, नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म कौन सा? ओपन। नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन ने क्या किया है कि इसको क्या किया है, ये 100वीं नंबर की यूनिकॉर्न बन गई है। तो यानी कि ये $5 करोड़ जुटा करके क्या है, $1 अरब से अधिक का इसने क्या किया है, अपना हासिल कर लिया है। और भारत की 100वीं नंबर की यूनिकॉर्न बन गई है। क्योंकि यूनिकॉर्न उसी को कहते हैं जब क्या होती है, $1 अरब से अधिक का मूल्यांकन वाली कंपनी हो जाती है, उसी को यूनिकॉर्न का दर्जा मिल जाता है। जो स्टार्टअप कंपनी $1 अरब से अधिक का क्या करती है, बेनिफिट ले लेती है, तो उसी को यूनिकॉर्न का दर्जा मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व अस्थमा दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 3 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। चलिए और इसमें देख लेते हैं। और 3 मई को नहीं मनाया जाता, ये क्या किया जाता है, मे मंथ का क्या होता है, जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है यानी मंगलवार होता है, उसी दिन ये मनाया जाता है। इस बार क्या पड़ गया, 3 मई पड़ गया, तो इस बार तो 3 मई को मनाया गया। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मई का जो पहला मंगलवार होगा तभी ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? अस्थमा के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको देखभाल करने के लिए ये मनाया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो आयोजन है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार की जो थीम है वो देख लेते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थीम जो है इस बार की वो है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। क्लियर? ये ध्यान रखना है। और ये जो 3 मई 2022 को इस बार मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। थीम मैंने बता दिया। और इसमें अगर देखा जाए तो ये दुनिया भर में 300 मिलियन लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। कौन? ये अस्थमा बीमारी जो है ये क्या करती है, जो हमारा वायु मार्ग है, श्वसन है, वहाँ पर क्या ये क्या करती है, सूजन वहाँ हो जाती है।
ठीक है। और अभी भारत में देखें तो 15 मिलियन लोग क्या हैं, अस्थमा रोगी हैं। कितने हैं, 15 मिलियन। और ये स्टार्ट कब किया गया था, ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 1998 में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। तो पहला कब मनाया गया था, डजंट मैटर, बस आपको ध्यान रखना। अब कब मनाया जाता है, किससे संबंधित ये बीमारी है, तो अस्थमा क्या है, फेफड़ों की एक बीमारी है। किससे संबंधित है, जो श्वसन तंत्र है इससे क्या होते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित हो जाती है, जिससे क्या होती है, सांस लेने में क्या होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम आती है। और इसके लक्षण में जैसे सांस फूलना, खांसी और सीने में जकड़न, ये सभी शामिल होते हैं। और ये लक्षण क्या होते हैं, कंट्रोल में नहीं होते हैं। वायु मार्ग में इसमें क्या होती है, सूजन हो जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम मैंने बता दिया और पहली विश्व अस्थमा बैठक मैंने आपको बता दी कब हुई थी, आपकी 1998 में हुई थी। और किस बैठक में हुई थी, बार्सिलोना बैठक में हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, बार्सिलोना कहाँ पर है, बार्सिलोना स्पेन, यहीं इसी बैठक में ये हुई थी। और कुछ बात कर लेते हैं कि कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं। ये कोशिका तंत्र बिगड़ जाती है, उससे होता है। मलेरिया 25 अप्रैल को प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी है। एड्स 1 दिसंबर HIV से संबंधित। टीबी 24 मार्च जो कि बैक्टीरिया से संबंधित, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मई 2022 को किसे बहुत मिस्टेक हो गई है, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, तरुण कुमार को किया गया है। किसको किया गया है, तरुण कुमार के। ये हिमाचल प्रदेश के क्या है, हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं तरुण कुमार, तो इन्हीं को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। और अभी मैं बात करूँ कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सुमन बेरी को वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया। मनोज सोनी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, UPSC के अध्यक्ष के रूप में। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि नियुक्तियां से संबंधित एक नए क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड का 3 मई 2022 को उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया, बेंगलुरु में किया है। कहाँ पर किया है, जो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने बेंगलुरु में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी नेट ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, विश्वराज बोम्मई। वहाँ के गृह मंत्री कौन है, आराग्या ज्ञानेंद्र। और वहाँ के गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। और अगर कुछ और भी बात कर लें कि ये मैंने बता दिया, और इसका मतलब उद्देश्य क्या है नेट ग्रिड का, ये तो मैंने सब बता दिया इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्यों उद्घाटन किया गया, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी क्या करनी है, मदद करनी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की सहायता करनी है। जैसे कि इसमें CDAC, IIT भिलाई, ये सारी क्या करेंगी, इसमें मदद करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के द्वारा मई 2022 में मुख्यमंत्री मितान योजना, इंपॉर्टेंट, ये किसके द्वारा है, छत्तीसगढ़ के द्वारा है। मुख्यमंत्री मितान योजना किससे संबंधित, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में के जो इसमें क्या किया गया है, ये है क्या, किससे संबंधित है, तो ये वहाँ के जो CM है भूपेश बघेल, उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। तो इसका उद्देश्य बस यही है कि जो सभी नागरिक होंगे प्रदेश के, उनको घर बैठे ही 100 प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 100 टाइप्स की सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र, शिशु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जो भी सेवाएं होंगी इससे सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो घर बैठे दी जाएंगी। लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, जाएंगे नहीं, समय बचेगा, सारी चीज़ें आप बचेंगी। इसके लिए एक नंबर दिया गया, टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कराया गया है। उसका नंबर है, मैं बता दे रही हूँ, 14545, ये वो टोल फ्री नंबर है। यानी कि मितान का मतलब है मित्र यानी मित्र की तरह, मित्र जैसे हेल्प करता है, वैसे ये क्या करेगा, आवश्यक जो आपके दस्तावेज होंगे वो घर ला करके आपके पहुंचा देगा। तो इसको जो 100 प्रकार की योजनाएं या सेवाएं हैं, सर्विसेज, उसको घर तक पहुंचाना इसका क्या है, उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब 2 मई 2022 को किसने जीता है, तो रोनी, ये नहीं रहेगा, इसका नाम है रोनी एक मिनट फिर से मैं लिख दे रही हूँ, इसका नाम है रॉनी ओ सुल्लिवन। ये नाम है, ये सही यहाँ लिखा है, आप लोग लिख लीजिए, इसको थोड़ा रॉन्ग हो गया। रोनी ओ सुल्लिवन, ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं ये, इंग्लैंड के। तो इन्होंने क्या किया है, इन्हें ही ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसे मिला है, रॉनी ओ सुल्लिवन को मिला है। तो ये इनका 7वां
ये इनका 7वां विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब था। इसके पहले 2001, 2004, 2008, इससे नहीं मतलब कब कब, बस ये ध्यान रखिए ये इनका 7वां स्नूकर खिताब था। क्लियर। और इससे पहले ये कौन आगे थे? स्टीफन हेनरी। तो स्टीफन हेनरी के जो 7 विश्व खिताब हैं उन्हीं की बराबरी करते हुए इन्होंने क्या किया है? जीत लिए हैं। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से हाल ही में किसे मई 2022 में सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? जनरल तेज कौल को सम्मानित किया गया है। तो तेज रफ्तार वाला जो गश्ती पोत है, एक मिनट गाइस, निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से हाल ही में किसे मई, तो किसको सम्मानित किया गया है? जनरल तेज कौल को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ क्यों सम्मानित किया गया, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके समझने वाले हैं। तो इन्होंने क्यों इनको दिया गया है ये सम्मान? तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद के खिलाफ शांति स्थापित करने में इन्होंने क्या की है? बहुत ही हेल्प की है, बहुत ही मदद की है, बहुत ही योगदान दिया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ क्या करना, शांति स्थापित करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी फील्ड के लिए इनको क्या किया गया है? देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार हाल ही में इसी से इनको सम्मानित किया गया। किसको किया है? जनरल तेज कौल को किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले कि ज्ञानपीठ सम्मान इस बार किसको दिया गया है? 56वां नहीं 57वां किसको दिया गया? तो दामोदर मौजा को दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय तटरक्षक बल ने 2 मई 2022 को फास्ट पेट्रोल वेसल FPV फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? कहाँ से किया है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ से किया है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का एग्जैक्ट अगर पूछ ले कि पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ से ये किया गया है, पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ से किया गया है। तो चलिए अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि ये जो FPV है ये यहाँ पे क्यों दिया है? ये कमला देवी, इसको इन्होंने कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा है। ये जो गश्ती पोत है कमला देवी, यहाँ इसका क्या किया गया? अभी जलावतरण किया गया और इस पोत का नाम रखा गया जो किसके नाम पर? कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पर रखा गया है। क्लियर। और ये जो है क्यों रखा गया? तो इन्होंने क्या किया? देश भर में ये किस लिए जानी जाती हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय? इन्होंने देश भर में कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए क्या किया था? बहुत ही उनके विकास के लिए काम किया था। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक बेहतरी के लिए भी काम किया था। इन्होंने पद्म भूषण, विभूषण, रेमन मैक्स जैसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जो है इसको कमला देवी नाम दिया गया है। ये नाम दिया, इसी का शुभारंभ पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ से किया गया है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो भारतीय तटरक्षक बल के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने TWL के साथ मिल करके इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी में इसको क्या है? बनाया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। और प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी फ्रांस की मदद से 6 पनडुब्बी मझगांव लिमिटेड के द्वारा मुंबई जो है वहाँ से, और छठी जो थी वागीर थी, वागीर 5 क्या नाम है 5वीं थी। तो ये आपको ध्यान रखना, सारे मैंने कलवरी खरंज ये सब मैंने बता चुकी हूँ कई बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल कब आयोजित किया जाता है? तो कब करते हैं? 4 मई को करते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इसको कहते हैं IFFD, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ये 4 मई को और हर साल 1999 से ये मनाया जाता है। क्या हुआ था कि 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर में क्या हुआ था? 5 अग्निशामकों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तभी से इस दिन की शुरुआत होती है। यानी यह दिवस उन बलिदानों को पहचानने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल कब मनाते हैं? 4 मई को मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पर बरौनी सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 4 मई से 15 मई 2022 तक आयोजित की जा रही है? तो गोवा। कहाँ पर की जा रही है? गोवा में की जा रही है। चलिए और भी देख लेते हैं कि गोवा में की जा रही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। क्या कह रहा है कि 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 4 मई से 15 मई 2022 तक आयोजित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? गोवा में की जाएगी। ये आपको बस देखना है। अगर यहाँ पे हॉकी का नाम आया तो हॉकी से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर? राउरकेला में।
ठीक है, ये स्थापित है। और हॉकी खिलाड़ी ऐसे कौन से हैं जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो वो कौन से हैं? मनप्रीत हैं और पी श्रीजेश हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाँ, ये दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त वर्ष 21-22 में भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात कितना रहा? तो कितना रहा? $254.4 बिलियन। ये इसका नया कीर्तिमान अभी वित्त वर्ष 2021-22 में कितना रहा है? $254 बिलियन, लगभग $254 बिलियन। और 2019-20 में देखा जाए तो कितना था? ये तो 21-22 का है। 2019-20 में कितना था? $213 बिलियन। क्लियर? तो अभी इसने क्या किया है, जो मार्च 2022 में $26.9 बिलियन की इसने क्या किया, मासिक ऊंचाई को छुआ है। क्लियर? तो ये जो सेवा क्षेत्र निर्यात है उनमें जैसे सेवाएं, परिवहन कहते हैं, दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाएं, ये योगदान देने में क्या है, शीर्ष स्थान पर पहुंचने में इसको योगदान दिए हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट मई 2022 में जारी की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट मई 2022 में जारी की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? पहले हम लोग ये देखते हैं, FAO के द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ये की गई है। और इस बार जो है ये द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट यानी कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 के पहले दिन ये जारी किया गया। क्लियर? इसमें होता क्या है सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। पहले हम लोग बात करेंगे FAO की। ठीक है, जो खाद्य और कृषि संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो क्या करती है, भूख को हराने, पोषण और खाद्य सुरक्षा में जो सुधार लाना है उसके लिए क्या करती है, प्रयास करती है। क्लियर? और ये रिपोर्ट क्या है, जो अभी रिपोर्ट ये प्रकाशित की गई है, इसमें हरित सुधार प्राप्त करने के लिए और जो पर्यावरण संकट है उससे निपटने के लिए ये 3 मार्ग का इसने सुझाव दिया। वो 3 मार्ग कौन से हैं? एक, वनों की कटाई को रोकना है और वनों को बनाए रखना है। दूसरा क्या है, जो निम्नीकृत भूमि है उसको बहाल करना है और कृषि वानिकी का विस्तार करना है। थर्ड क्या है, वनों का सतत उपयोग करना है और हरित मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ग्लासगो घोषणा क्या है? ग्लासगो घोषणा, तो ग्लासगो घोषणा जो है आपके इसी से संबंधित है। ग्लासगो घोषणा आपके इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन और भूमि उपयोग पर, वन और भूमि उपयोग पर ये घोषणा संबंधित है। इंपॉर्टेंट है कि ग्लासगो घोषणा वन और भूमि उपयोग पर स्थित है। ये 2000 इसमें घोषणा में क्या किया गया था, 140+ देशों ने क्या कहा था कि 2023 तक जो वन हानि है उसको समाप्त करना और बहाली बनाए रखना, स्थायी वानिकी का समर्थन करना, ये सारी चीज़ इसमें की गई थी। और ये $19 बिलियन इसके लिए आवंटन किया गया था। तो ये सारा आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने जीवला विशेष ऋण योजना शुरू की है? ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। क्यों की गई है, चलिए इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। महाराष्ट्र का जो जेल विभाग है उसी ने उनके लिए किया। जब जेल की बात आ गई तो श्योर है जेल से संबंधित ही होगा कुछ, तो जेल में जो सजा काट रहे कैदी हैं उन्हीं के लिए ये जीवला नाम की ऋण योजना, क्या है ये ऋण, यहाँ तो लिखा ही है, जीवला नाम की ऋण योजना स्टार्ट की गई है। और ये पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में, महाराष्ट्र पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में ये क्या की गई है, स्टार्ट की गई है। क्लियर? और ये जो जीवला है, जीवला इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मराठी में स्नेह, प्रेम, इंग्लिश में कहें तो अफेक्शन। क्लियर? तो ये जो जीवला है, ये जो क्रेडिट या ऋण योजना है, ये उन कैदियों के लिए है जो क्या कर रहे हैं, 3 साल से अधिक की सजा जेल में काट रहे हैं। और इसके शुरुआती चरण में क्या होगा, 50,000 रुपये का क्या किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। और इस पर लागू होने वाली जो सब्सिडी ब्याज दर होगी, इस पर जो ब्याज दर होगी वो 7% होगी। 50,000 दिया जाएगा और इसमें जो ब्याज दर होगी 7% होगी। और बैंक द्वारा जो अर्जित किया जाएगा ब्याज, उसमें से 1% का योगदान बैंक क्या करेगी, कैदी कल्याण कोष में कर देगी। और इस ऋण को जारी करने के लिए किसी गारंटर यानी गिरवी
यानी मॉर्टगेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75वां कान फिल्म महोत्सव, ये कान फिल्म महोत्सव है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। में पहली बार किस देश को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है? तो पहली बार जो देश सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है ये अपने भारत को दिया गया है। और यहाँ पे इस फेस्टिवल में जो जूरी मेंबर के रूप में हिस्सा लेने वाली हैं वो कौन है? दीपिका पादुकोण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और ये जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, दो विभाग संभाल रहे हैं, ये दो मंत्रा, एक तो ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है, दूसरा खेल मंत्री हैं। क्योंकि अभी मैंने खेल मंत्री में डिस्कस किया तो कुछ लोग को नहीं पता होगा, कहेंगे दोनों आपने बताया, तो दोनों ये संभाल रहे हैं। क्लियर? तो इसी में क्या किया है इन्होंने घोषणा की जो आगामी मार्चेडू फिल्म होगा उसमें भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा, जो फ्रांस में। और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये महोत्सव? फ्रांस, जो फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव का 75वां संस्करण आयोजित। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार ये 75वां है, और 75वां और क्या है? हमारी आज़ादी का वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो इस हिसाब से हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो आयोजन होगा ये 17 से 25 मई के बीच आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख ले रहे हैं। अप्रैल से मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? इंपॉर्टेंट, एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम का पोखरण जैसलमेर, यानी कहाँ से? राजस्थान से ये किया जा रहा है। और किसके द्वारा? ये डीआरडीओ द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? डीआरडीओ, ये ध्यान रखना है। डीआरडीओ द्वारा ये मिशन मोड में पूरी तरह से ये क्या है? स्वदेशी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोजेक्ट है, और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, जबकि इसे जो भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की 2 फर्मों ने इसको निर्मित किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अभी बीपीएससी में इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, आया था, ध्यान नहीं है, शायद आया था। आरबीआई ने 4 मई 2022 को रेपो रेट को 0.40 इतनी बार बता दिया है चीज़ों को, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में कहीं पूछा हुआ है, तो लग रहा है कि हाँ पूछा हुआ है, बट पता नहीं। आरबीआई ने 4 मई 2022 को रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो 4.40% कर दिया है। और इसमें करीब 4 साल बाद इसमें बढ़ोतरी किया, अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं होती, तो करीब 4 साल बाद इसमें क्या किया है? बढ़ोतरी किया है। तो 0.40 बढ़ा करके 4.40% कर दिया है। और इसके साथ ही जो CRR है, CR यानी कि कैश रेशियो रिजर्व जो है आपका नगद आरक्षित अनुपात जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको भी इसने बढ़ाया है, 0.50% बढ़ा दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के हिसाब से CRR आपका CRR ये कितना हो गया? 4.5 हो गया है। और आपका रेपो रेट जो हो गया है 4.40, CRR 1 मिनट फिर से बता रही हूँ, जो आपका रेपो रेट हो गया है वो 4.40 हो गया है, और CRR आपका 4.5 हो गया है। तो दोनों आपको ये ध्यान रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका श्योर फंसेगा क्वेश्चन एग्जाम में। चलते हैं, और ये क्यों, मतलब कि क्यों बढ़ाया जाता है, क्या करना रहता है? तो इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है, 1 मिनट, आरबीआई इसको बढ़ाती है, क्यों करती है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ये कदम आरबीआई उठाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोडो, यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ किया गया? असम में किया गया है। कहाँ किया गया है? अब यहाँ पे हम लोग कुछ समझने वाले हैं कि बोडो भाषा, ये ध्यान रखना, मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोडो भाषा जो है ये हमारे संविधान में शामिल है। तो संविधान की किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में ये शामिल है। संविधान की कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। तो संविधान संशोधन कब किया गया? 2003 में किया गया, 2003 में किया गया। और इसकी घोषणा जनवरी 2004 में की जाती है, जब उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे देश के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्लियर? तो अभी क्या हुआ, ये 61वें वार्षिक सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो हैं उन्होंने क्या किया? भाग लिया। और ये असम के अलावा देखा जाए तो बोडो भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? बांग्लादेश, नेपाल, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी बोली जाती है। और ये असम साहित्य सभा से प्रेरित होकर के ही क्या किया जाता है? 1952 में, 1952 में जो साहित्य है, संस्कृति है और भाषा है, उसके विकास के लिए क्या किया गया? बोडो साहित्य सभा का BSS का क्या किया गया? गठन किया गया। और ये क्यों किया गया? कि जो विभिन्न जातीय समूह हैं उनके बीच क्या किया जाए? समन्वय बनाए रखने में ये क्या करेगा? अपना भूमिका निभाएगा।
क्लियर। तो जनवरी 2020 में अभी क्या हुआ है, जनवरी 2020 में क्या हुआ था कि जो केंद्र सरकार है और असम सरकार है और 4 बोडो उग्रवादी संगठन, केंद्र सरकार, असम सरकार और 4 बोडो उग्रवादी संगठन के बीच क्या हुआ, बोडो शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और हस्ताक्षर के बाद असम सरकार ने 2020 में बोडो भाषा को राज्य की सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में क्या की थी, मान्यता दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये बोडो जनजाति जो है बोडोलैंड की मांग के उस पर ये क्या है, संबंधित है इससे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के रजिस्ट्रार, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग डीप डिस्कस करने वाले हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी संख्या की परिभाषा के आधार पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपका। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी परिभाषिक रिपोर्ट के तहत देश में द्वारा जारी सांख्यिकी, यहाँ पर होगा सांख्यिकी की परिभाषा रिपोर्ट के तहत देश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया, तो कहाँ किया गया, लद्दाख में किया गया। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। तो अभी क्या किया गया है, जो जारी रिपोर्ट की गई है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CRS। तो इस पर आधारित जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया कि वर्ष 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ था, UT लद्दाख में दर्ज किया गया। और ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वो किसके द्वारा, जो भारत का महापंजीयक होता है, भारत का महापंजीयक उसी के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। और जन्म के समय जो लिंगानुपात होता है, तो जन्म के समय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर जो जन्म लेने वाली महिलाएं हैं उसकी संख्या होती है। अब बात करते हैं हम लोग भारत का पंजीयक। जैसे मैंने कहा ये भारत के महापंजीयक के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। तो ये है क्या, चलिए इसको देख लेते हैं। तो 1961 में क्या होता है, भारत के महापंजीयक की स्थापना की जाती है। और भारत के महापंजीयक की जो 1961 में स्थापना की जाती है किसके तहत आती है, गृह मंत्रालय के तहत आती है। किसके तहत, गृह मंत्रालय के तहत आती है। और ये क्या करती है, ये भारत की जनगणना, भारतीय भाषा सर्वेक्षण सहित भारत के जो जनसंख्या के सर्वेक्षण है उन्हीं का संचालन, उन्हीं का क्या करता है, विश्लेषण करता है। और एक सिविल सेवक को ही रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जाता है, जिसकी रैंक जो होती है संयुक्त सचिव के पद के समान होती है। भारत में जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के साथ होता है। जो इसका क्या मैंने कहा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अधिनियम के साथ होता है और घटना की स्थिति स्थान के अनुसार किया जाता है। तो इसमें क्या बताया मैंने कि ये कौन सा है, लद्दाख है, जहाँ पर 1104। उसके बाद सेकेंड नंबर पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर 1104, यहाँ पे क्या है 1011, ठीक है सही बताएं। और थर्ड पे कौन है, 3 हम लोग मान के चलते हैं, 3 कम से कम, अंडमान और निकोबार, जहाँ पर कहाँ 984 है लिंगानुपात। तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल में, एंड देन आपका कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। अगर यही लिंगानुपात 2019 में देखा जाए तो लिंगानुपात 2019 में अरुणाचल प्रदेश में था, उसके बाद नागालैंड में था, लेकिन अभी क्या हो गया, अरुणाचल सेकंड पे आ गया, लद्दाख फर्स्ट पे हो गया है। और जन्म के समय जो लिंगानुपात है उस पर महाराष्ट्र, सिक्किम, यूपी और दिल्ली से जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अगर कम लिंगानुपात पूछे कि कम लिंगानुपात कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ दर्ज किया गया है, तो वो 5 राज्यों में, कहाँ पर, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात। तो आप 3 याद रख के चलिए, मणिपुर, दादरा, दमन दीव, गुजरात, 4 मैंने बता दिया। और यही अगर 19 में बात करें तो असम था, लेकिन हमें 20 का देखना है, तो 20 में मैंने आपको बता दिया है। ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व हाथ स्वच्छता रिपोर्ट, ये जिसको वर्ल्ड हाइजीन डे भी कहा जाता है, हर साल ये कब मनाते हैं, तो ये 5 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 मई को। ये कब बहुत ज़्यादा चर्चा में था, जब कोविड चल रहा था, हर थोड़ी देर पर हैंड वॉश करना पड़ रहा था। तो ये क्या है, विश्व हाइजीन डे हर साल कब मनाते हैं, 5 मई को मनाते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के प्रति हाथ स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर साल इसको आयोजन किया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है, थीम को हम लोग देख लेते हैं। थीम जो रखी गई है वो है क्लीन योर हैंड्स, क्लीन योर हैंड्स अभियान।
एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। इसकी जो थीम रखी गई है, सेव लाइव्स, एक मिनट गाइज, थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स इस बार की क्या है, थीम रखी गई है। और अगर ये WHO वहाँ के निदेशक कौन है, महानिदेशक, तो टेड्रोस घेब्रेयेसस, और जिनेवा कहाँ है, अरे सॉरी, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड में है, और इसका हेडक्वार्टर जो है WHO का जिनेवा में ही है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली 5 मई 2022 को पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो कौन बन गई? प्रियंका मोहिते बन गई हैं, जो कि क्या की हैं कि 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई वाली 5 चोटियों को फतह कर चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रियंका मोहिते ने दुनिया की 5 ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहरा करके अपना रिकॉर्ड कायम कर लिया है, और ये जो चोटियां हैं 8000 से अधिक वाली हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और 2020 में तेंजिंग नॉर्वे, एक मिनट, तेंजिंग नॉर्गे, इतना टफ नाम रहता है, नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जो है, इस पर कदम रखने वाली महाराष्ट्र की सबसे छोटी और देश की तीसरी सबसे छोटी पर्वतारोही है। महाराष्ट्र की सबसे छोटी और देश की देखा जाए, भारत की देखा तीसरी सबसे छोटी पर्वतारोही है। और इन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट को क्या किया था, उस पर पताका मतलब वहाँ पर चढ़ाई की थी उन्होंने। और तंजानिया में स्थित जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, वहाँ पर भी इन्होंने मतलब एवरेस्ट हो गया, लहासे हो गया, किलिमंजारो हो गया, मकालू हो गया, यहाँ सब इन्होंने क्या है अपना पताका इन्होंने लहराया हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तो किस राज्य के द्वारा की गई है? ओडिशा। तो ओडिशा भारत की एकमात्र वेधशाला के साथ आने के लिए क्या है, तैयार हो चुकी है, जो क्या करेगी, आदिवासी आबादी के स्वास्थ्य पर एक भंडार स्थापित करने वाली है। तो यहाँ पर इस संबंध में ST और SC विकास विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के एक क्षेत्रीय केंद्र जो RMRC है, उसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा जो है ये ओडिशा राज्य आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा यहाँ पर की गई है। और ओडिशा में बिरसा मुंडा स्टेडियम ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ, और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, ये भी आपको पता होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 मई 2022 को ये परिसीमन आयोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे पॉलिटी से संबंधित आर्टिकल 82 से संबंधित है। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो कितने रखे हैं? 90 रखे हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ये परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90। तो इसमें क्या हुआ कि परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अभी इसने क्या की, सार्वजनिक की, और इसमें 6 सीटें जम्मू के लिए, 1 सीटें कश्मीर यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो 7 सीटें जब बढ़ी तो इसी के साथ वहाँ पर क्या हो गया, विधानसभा की 90 सीट हो गई। और इनमें से 7 सीटें जो हैं, 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, और 5 लोकसभा सीटें, और प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों का भी क्या किया गया है, पुनर्निर्धारण किया गया है। और इसमें 9 सीटें जो हैं वो किसके लिए हैं? ST के लिए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारा मैंने आपको बता दिया है। और ये जो क्या कहते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीट, ये परिसीमन कहते हैं किसको? ये परिसीमन यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो अभी फ्रेशर होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो परिसीमन होता क्या है? तो जो लोकसभा होती है और जो राज्यसभा होती है, लोकसभा और राज्य जो विधानसभा होती है, उनकी सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए इसका जो कार्य होता है, इसी को परिसीमन कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो परिवर्तित जनसंख्या है उसका समान प्रतिनिधित्व तय करना होता है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य परिसीमन का जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। और ये परिसीमन का वर्क कौन करता है, ये काम करता कौन है? तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग। तो ये परिसीमन आयोग जो है, इसका आर्टिकल ऑलरेडी मैंने बताया था संविधान के 82 के तहत ये है कि इसमें क्या किया गया कि ये जब अधिनियम लागू हुआ, इसमें इस आर्टिकल 82 के तहत क्या किया गया, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करेगी, परिसीमन क्या करती है, ये आयोग हर जनगणना के बाद, हर यानी 10 साल पे जनगणना होती है, तो जनगणना के बाद क्लियर एक परिसीमन एक्ट लागू होगा।
और इस एक्ट के लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति करेगा, और यह किसके साथ राष्ट्रपति करता है? जो निर्वाचन आयोग है उसके साथ, और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना। और इसका जो संगठन होता है, संरचना होती है, इसमें कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तभी तो कहा गया है कि ये जो आयोग होगा किसके साथ काम मिलकर करता है? निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि जो क्या नाम है इनका, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? सुशील चंद्रा हैं, ठीक है। परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष रंजन प्रकाश हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी, शुक्रयान प्रथम के मिशन को भेजने की 4 मई 2022 को घोषणा की। इन्होंने घोषणा की 4 मई 2022 को कि हम क्या करेंगे, दिसंबर 2022 तक शुक्रयान प्रथम मिशन को भेजेंगे। किसके द्वारा घोषणा की गई है? ये इसरो के द्वारा की गई है। तो ये जो इसरो के जो हेड हैं वो कौन है? एस सोमनाथ। किस नंबर के हैं? 10वें नंबर के। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने ये घोषणा की, डिक्लेयर किया है कि ये जो इसरो होगा वो शुक्र ग्रह के सतह के नीचे क्या है इसी का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि यहाँ और एकदम साफ साफ लिखा है कि ग्रह के अध्ययन के लिए, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, कि उसके ग्रह के सतह के नीचे क्या है इसी के लिए क्या किया करेगा, एक अंतरिक्ष यान भेजेगा। कब? दिसंबर 2024 में करेगा। और ये क्या इसमें उसके बाद क्या होगा, 1 साल के लिए एक ऑर्बिटल मैनोवर्स की योजना बनाई गई है। ये ऑर्बिटल मैनोवर्स क्या करेगा, एक अंतरिक्ष यान की कक्षा को बदलने के लिए प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है। क्लियर? यानी किसी ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने में ये सक्षम बनाता है। सीधे सीधे इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना। अगर इसरो की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष ऑलरेडी मैंने बता दिया, एस सोमनाथ हैं। फटाफट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत लेट हो रहा है, लेक्चर बहुत लंबा बन जा रहा है। कौन 5 मई 2022 को T20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जोड़ने वाला विश्व का प्रथम बल्लेबाज बन गया? वो कौन है? डेविड वार्नर है। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ के हैं। कभी कभी नाम दे देता, पूछ लेता कहाँ से संबंधित है, तो ये कहाँ के हैं? डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो इन्होंने क्या किया है, ये अपना विश्व के प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं। और 89 अर्धशतक के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 4 मई 2022 को अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन कमीशन किया है? तो कहाँ पर किया है ये हम लोग देख लेते हैं। ये कोच्चि में किया है। कहाँ पर? कोच्चि में। क्लियर? तो जो भारतीय तटरक्षक बल है, भारतीय तटरक्षक बल, तो इसने कहा कि कोच्चि के कहाँ पर? नेंदू बस्सेरी। क्या नाम है इसका? नेंदू बस्सेरी। लिख दे रही हूँ, नेंदू बस्सेरी। यहीं पर तटरक्षक वायु एनक्लेव में अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन कमीशन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो होगा, ये नया एयर स्क्वाड्रन स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस मार्क 3 हेलीकॉप्टर से क्या है? लैस है। तो अब तक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तट पर कवर करने के लिए कोच्चि में 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। अगर बात करें आईसीजी की, मतलब भारतीय तटरक्षक जो है, इसके हेड कौन है? वीरेंद्र पठानिया हैं। ये दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। और हाँ, कोच्चि से संबंधित एक और करंट न्यूज़ है कि पहला वाटर मेट्रो तो ये कोच्चि में ही किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। और हैदराबाद में कहाँ पर एग्जैक्ट? तो डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। और इसको किसकी साझेदारी में? तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और लॉरेंस लैब्स के साथ साझेदारी में इसकी स्थापना का क्या किया है? समर्थन किया है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और हैदराबाद से संबंधित स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, किससे संबंधित? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तो संत रामानुजाचार्य जी से संबंधित है, जिसकी 216 फीट। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। चलिए ठीक है, 8 मई को। और इसी को रेड क्रिंसेट भी कहा जाता है। रेड क्रिंसेट डे भी कहा जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय समिति हेनरी डूनेंट, मैं लिख दे रही हूँ, हेनरी डूनेंट
डूनेंट, इन्हीं की जयंती पर, इन्हीं की जयंती को मनाने के लिए ये मनाया जाता है। उनका जन्म 8 मई 1828 को जिनेवा में हुआ था और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर। तो हेनरी ड्यूनेट रेड क्रॉस के संस्थापक, इन्होंने ये इसकी संस्था स्थापित की थी और भारत में ये जो है रेड क्रॉस दिवस 1920 से मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन मई 2020 में कहाँ किया जा रहा है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखिए, ये कॉन्क्लेव का आयोजन मई 2022 में कहाँ किया जा रहा है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु और कोयम्बटूर से रिलेटेड एक फैक्ट और है, याद आ रहा मुझे, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। जब मैनचेस्टर मैंने बोल ही दिया तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, उत्तर भारत का किसको कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। तो ये तीनों फैक्ट रखिएगा, याद रखिएगा। भारत का अहमदाबाद, उत्तर भारत का कोलकाता, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। अगर ये पूछ ले कि मैनचेस्टर किसको कहते हैं, मैनचेस्टर कहाँ का है, फेमस है, तो यूनाइटेड किंगडम। किसको कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम को कहा जाता है। ये किससे? सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 मई 2022 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? BRO ने मनाया है। BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा, ये सीमा सड़क संगठन ने अपना 63वां स्थापना दिवस अभी मनाया है। और इसका गठन कब हुआ था? 7 मई 1960 को हुआ था। 7 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। क्या है इसका उद्देश्य, क्यों किया गया था? तो ये भारत की जो सीमाएं हैं और जो उत्तर और पूर्वोत्तर राज्य के दूर दराज क्षेत्र हैं उसमें बुनियादी ढांचे को विकसित करना इसका क्या है? उद्देश्य है। और यह किसके तहत आता है? रक्षा मंत्रालय के तहत BRO आता है। और इसका 63वां था और रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसका कार्य क्या है? जो चीन पाकिस्तान की सीमा पर सड़क निर्माण करना या उसका रख रखाव करना, ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में हाल ही में, छाप लीजिए क्वेश्चन। खाद्य पुरस्कार 2022 को हाल ही में 5 मई 2022 को किसे दिए जाने की घोषणा की है? डॉक्टर सिंथिया रोशन जबिंग। क्योंकि ये 2021 वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए मैंने कहा इसको छाप लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए और देख लेते हैं हम, तो किसको दिया गया है? पहले तो यही अच्छे से देख लेते हैं कि किसको ये दिया गया है। तो डॉक्टर सिंथिया रोशन जबिंग को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने इसको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के विजेता इनको दिया गया। ये कहाँ की हैं? USA, अमेरिका की। क्लियर। क्यों दिया गया है? तो इनको उनका जो शोध है, किस पर शोध है? जलवायु और खाद्य प्रणाली के बीच संबंध को समझने में, भविष्य में दोनों कैसे बदलेंगे और इसका पूर्वानुमान के लिए उसके पूर्वानुमान के लिए इस पुरस्कार की घोषणा उनको देने के लिए ये की गई है। क्लियर। और 2021 में किसे दी गई थी? वही मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था, तो किसको दी गई थी? डॉक्टर शकुंतला को दी गई थी, डॉक्टर शकुंतला को। और 2020 में किसे दी गई थी? रतन लाल ने ये पुरस्कार जीता। तो ये ध्यान रखिएगा, 20 में रतन लाल को, 21 में डॉक्टर शकुंतला को और 22 में किसको दिया गया? सिंथिया रोशन जबिंग को दिया गया है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करें तो विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, उपलब्धता में क्या करता है? सुधार करता है। और उसको सुधार करके उन्नत मानव विकास करने के लिए जो व्यक्ति की उपलब्धियां हैं उनको मान्यता प्रदान करने के लिए ये क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसमें क्या किया जाता है? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है, प्लस एक डिज़ाइन की गई एक मूर्ति दी जाती है। तो ये सारा दिया जाता है। अगर बात करें 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को ये संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस के मौके पर यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। और इसमें खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 80 से अधिक कंपनियां, व्यक्ति आदि इसमें शामिल होते हैं। और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, इतना बहुत है। हाँ, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। लेकिन विश्व के, भारत का पूछ ले तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। क्लियर। और हाँ, विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई थी, 1986 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में, छाप लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो किस में जीता है? शूटिंग में जीता है। भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं और 4 गोल्ड जीत करके ये भारत किस नंबर पे? 8वें स्थान पर है। 4 गोल्ड भारत ने किस किस फील्ड में जीता है? तो एक तो धनुष क्या बताया मैंने यहाँ पे? धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पर? शूटिंग में जीता है। बैडमिंटन में एक जीता है भारत ने। और अभिनव करके एक जीते हैं, अभिनव ने जीता है। किस में जीता है? शूटिंग में जीता है। धनुष का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया।
और श्रेयसा ने जीता है, श्रेयसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किस में जीते हैं, शूटिंग में इन्होंने जीता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ब्राज़ील के और ये कहाँ पर हो रहा, ये ब्राज़ील के कहाँ पर हो रहा है, ब्राज़ील के काक्सियास डो सुल में हो रहा है। तो अब बस इतना ध्यान रखिए कहाँ पर, ब्राज़ील में हो रहा है। तो इन्होंने शूटिंग में जीता है। और भारतीय बैडमिंटन टीम ने भी जीता है स्वर्ण पदक, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। और यूक्रेन जो है टॉप पर है, इसमें मूक बधिर ओलंपिक में यूक्रेन टॉप पर है, इसने 19 पदक जीते हैं। और भारत किस रैंक पर है, 8वें नंबर पर, ये ध्यान रखना है। दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन मई 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, कोपेनहेगन के डेनमार्क में, डेनमार्क के कोपेनहेगन में किया गया है। क्लियर। अब ये नॉर्डिक जो है, नॉर्डिक, तो नॉर्डिक में कितने देश आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, आइसलैंड है, फिनलैंड, 5 देश हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड। ओके, यहाँ पर तो इन सभी ने मिल करके क्या की है, अभी बैठक की है। तो ये कहाँ पर की गई, तो डेनमार्क की जो कैपिटल है कोपेनहेगन, वहीं पर इसकी दूसरी जो है इसके सम्मेलन की आयोजन किया गया है। तो दूसरा तो यहाँ किया गया, पहला कहाँ किया गया था, पहला आयोजन 2018 में किया गया था, कहाँ के, स्वीडन के स्टॉकहोम में किया गया था। क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो आयोजन किया गया वो 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर किया गया। क्या 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, एक महामारी के बाद जो आर्थिक सुधार है उस पर डिस्कशन के लिए, सेकंड यूक्रेन और रशिया के बीच जो चल रहा युद्ध है उसको लेकर के। तो भारत में जो नॉर्डिक कंपनियां हैं, उन भारत ने क्या किया है, ये जो नॉर्डिक कंपनीज हैं उनको ब्लू इकोनॉमिक क्षेत्र में विशेष रूप से सागरमाला परियोजना में निवेश करने के लिए क्या किया है, आमंत्रित किया है। ये सारा मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। और बाल्टिक देश, अगर यहाँ पे नॉर्डिक आ गया तो बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तो एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब से चलाई जाएगी, तो कब से चलाई जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, 21 जून से चलाई जाएगी। तो ये 21 जून 2022 को यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। चलिए ठीक है, कौन शुरू करने वाला, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की पहली भारत गौरव ट्रस्ट टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, और ये ट्रेन जो होगी ये क्या करेगी, ये उन सभी स्थानों को प्रदर्शन करने वाली है, वहाँ जाने वाली है जो किससे संबंधित है, भगवान श्री राम से संबंधित है, भगवान श्री राम से जुड़े हैं, भगवान श्री राम से जुड़े हैं। और इसमें जनकपुर नेपाल भी शामिल है जो माता सीता का जन्म स्थान है। क्लियर। और इस ट्रेन का सफ़र जो होगा 18 दिन का पहला सफ़र स्टार्ट होने वाला है, कहाँ से, वो भी होगा दिल्ली के सफदरजंग से होने वाला है, दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से ये स्टार्ट होगा। और ये किस थीम के तहत होगा, स्वदेशी दर्शन योजना के रामायण सर्किट पर ये चलने वाला है। और ये ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी, तो अयोध्या में रुकने वाली है, बक्सर में रुकने वाली है, सीतामढ़ी में रुकने वाली है, वाराणसी में रुकने वाली है, नासिक में, और हम्पी के कृष्णकिंधा में, रामेश्वरम में, कांचीपुरम में, और भद्राचलम तेलंगाना। तो यानी कि ये दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से स्टार्ट कर रही है और इसका अंतिम स्टॉपेज क्या होगा, तेलंगाना का भद्राचलम, तेलंगाना का भद्राचलम, इसका क्या होगा, अंतिम ठहराव होगा। इसके बाद ट्रेन वापस दिल्ली के लिए क्या हो जाएगी, रवाना हो जाएगी। और इस बीच ये कितने किलोमीटर की, 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो कहाँ से कहाँ तक, ये आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली से लेकर के तेलंगाना तक का इसका क्या है, सफ़र है। ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। और थीम देखो, अपना देश इसी के तहत ये चलेगी। चलते हैं, किस राज्य ने हाल ही में रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो किसने किया है, हरियाणा राज्य सरकार ने इसको किया है। तो हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और इसका उपयोग हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चेक पॉइंट पर किया जाएगा, जिसमें वाहन के प्रकार, संख्या, आने जाने, चालक के डिटेल, सभी वाहन विवरण यहाँ पे क्या किया जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। क्लियर। और इसमें जो अनरजिस्टर्ड होंगे उनको बालू खनन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। क्लियर। और ये जो है, ये इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा के द्वारा इन हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है। और इसमें अगर और सारी बात करें कि इसमें, एक मिनट, ये क्या कह रहा है, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये भी आपका क्लियर हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 से 8 मई 2022 को कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव, ये ध्यान रखना किस नंबर का है, 5वां है, क्या है, आदि महोत्सव है, कहाँ किया जा रहा है, मध्य प्रदेश के मंडला में
मध्य प्रदेश के मंडला में किया जा रहा है। कब से कब तक किया जाएगा? 7 से 8 मई किया जा रहा है ये, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2017 से ये स्टार्ट हुआ था और इस बार का 5वां है, यानी 2017 और 5-22 यानी 5वां इस बार है। और इसका आयोजन कौन किया है? जनजातीय मंत्रालय मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा, इन्हीं के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, ये किस लिए किया जाता है? तो जो जनजातीय उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए एक मंच प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ट्राइफेड संस्था के द्वारा, ट्राइफेड और जो सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के संयुक्त तत्वाधान में ये आदि महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 7 मई 2022 को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो वो कौन है? कामी रीता शेरपा। ये कहाँ की है? नेपाल की हैं, नेपाल के। तो ये नेपाली गाइड कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया है। और पहली बार इन्होंने 13 मई 1994 को इन्होंने पहली चढ़ाई की थी। कहाँ पर? एवरेस्ट में की थी। और इन्होंने का जो K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहा जाता है वो भी इन्होंने किया है। तो इस तरह से वो क्या है, ये 7 मई 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर लिए। कौन? कामी रीता शेरपा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर पूछ ले, ये बताइए, अगर ये पूछ ले कि पहली भारतीय महिला हैं जो चढ़ाई की थी, बछेंद्री पाल, और पहली भारतीय दिव्यांग महिला तो अरुणिमा सिन्हा, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कामी रीता शेरपा, ठीक है, कामी रीता शेरपा ये है। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चर्चा में है, किस राज्य में स्थित है? गोवा में है। क्यों चर्चा में है ये भी मैं बता ही दे रही हूँ, तो ये ध्यान रखना। वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गोवा में है, ये क्यों आया चर्चा में? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पैंथर अभी नजर आया था, इसीलिए चर्चा में बना हुआ था। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में राजस्थान वाले अगर कोई देख रहे होंगे उनके लिए तो 100% ये फंसेगा क्वेश्चन, जो भी एग्जाम वहाँ पे आने वाले होंगे, ठीक है। बाकी ये यूपीएससी यूपीपीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग। मेरकॉम इंडिया के साथ 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है अब राजस्थान। तो इसमें टोटल इसने जो लक्ष्य हासिल किया है 32.5 गीगावाट कुल विद्युत क्षमता। कितना? कुल विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट। और इस 32.5 में देखा जाए तो 55% कहाँ से? नवीकरणीय ऊर्जा से हासिल किया है, 43% तापीय ऊर्जा से यानी कोयला क्षेत्र से, 2% परमाणु ऊर्जा से, यानी यहाँ पे लेकिन क्या पूछा? सौर क्षमता को। तो सौर ऊर्जा में स्थापित क्षमता इसकी कितनी है? 10 गीगावाट। और इस दृष्टि से राजस्थान क्या है? पहला राज्य बन गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चक्रवात आसानी ऐसे लिखा रहेगा, आसानी का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो श्रीलंका के द्वारा। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। चक्रवात आसानी, तो ये कहाँ पर? ये श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और ये कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में इसका प्रभाव देखने को मिला है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और ये चक्रवात कहाँ बनता है? निम्न, जहाँ पे निम्न क्या होता है? जहाँ पर, चलिए इसको हम लोग पूरा समझते हैं कि एक एक करके। पहले आसानी देख लेते हैं। आसानी का नामकरण किसने दिया? श्रीलंका ने दिया है। आसानी का मतलब क्या होता है पता है? ये होता है एंगर। एंगर का मतलब क्रोध या गुस्सा, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। और ये सिंघली भाषा का शब्द है, यानी श्रीलंका मैंने बताया तो श्रीलंका। और ये कहाँ पर बना? कहाँ इस क्षेत्र, कहाँ इसका प्रभाव देखने को मिला? बंगाल की खाड़ी में मिला देखने को। और ये मैंने बता दिया। और क्या होता है कि इसमें चीज़ों को और डिस्कस किया जाए कि ना कि, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इसमें क्या होता है कि जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है, वहाँ के चक्रवात का नामकरण सितंबर 2004 में शुरू होता है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ अरब सागर है आपका, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो वहाँ पर चक्रवातों का नामकरण सितंबर 2004 में स्टार्ट होता है। और IMD उत्तरी हिंद महासागर में 13 देशों को चक्रवात और तूफान से संबंधित परामर्श प्रदान करता है। क्लियर? और इसमें साल 1953 से बात किया जाए तो अटलांटिक उष्णकटिबंधीय तूफान का नामकरण अमेरिका में राष्ट्रीय तूफान केंद्र द्वारा तैयार की गई सूची में से रखा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं स्टेप हैं। और पता है आपको 1909 के मध्य 1900 के मध्य से तूफानों के लिए किसका नाम का उपयोग किया जाता था? स्त्री नामों का उपयोग किया जाने लगा है। लोग कहते हैं ना स्त्री क्या होती हैं? लेडीज जो होती तूफान होती हैं एकदम से, तो वो तूफान का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा जाता है। आसानी किस क्या है? श्रीलंका के द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलते हैं अपने, और ये जो किसी विशेष भौगोलिक स्थान दुनिया भर में एक से अधिक चक्रवात हो सकते हैं, तो इसी भ्रम से बचने के लिए क्या किया जाता है, तूफान को एक नाम दे दिया जाता है। तो ये दिया गया है। और जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहीं चक्रवात का केंद्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व थैलेमिया दिवस हर साल कब आयोजित किया जाता है? तो कब किया जाता है? 8 मई को किया जाता है। 8 मई को स्टार्ट कब किया गया था? 1994 से 1994 में ये स्टार्ट किया गया था। इस बार की जो थीम रखी गई है वो थीम क्या है? अवेयर, शेयर एंड केयर। अवेयर, शेयर एंड केयर। क्लियर? और ये कैसा रोग है? ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, उसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, यानी बार बार उसको क्या करना पड़ता है? रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और थैलेसीमिया रोग से संबंधित एक है हीमोफीलिया रोग, जिसको शाही रोग कहते हैं, और ये आनुवंशिक रोग से संबंधित ये भी है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और विश्व रेड क्रॉस डे मैंने बता ही दिया, 8 मई को मनाते हैं, वो भी मैंने बता दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है? 2% है। कितनी है? 2%। तो इसमें क्या होता है, पहले आपको ये समझा देते हैं कुल प्रजनन दर क्या होता है। यहाँ दिया हुआ एक जो इसको समझना जरूरी है कि कुल प्रजनन दर होता है क्या है, जिसको TF टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं इसको। कुल प्रजनन दर क्या है? तो इसका तात्पर्य ये होता है कि उन बच्चों की कुल संख्या से, TFR का मतलब उन बच्चों की कुल संख्या से जो किसी महिला के अपने जीवन काल में पैदा होते हैं या होने की संभावना होती है, इसी को कहते हैं कुल प्रजनन दर कहते हैं। क्लियर? तो ये जो है ये कितना हो गया है? तो इसमें मैंने अभी क्या बताया आपको कि 2%। कितना? 2%। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग। यानी ये 2.2% था पहले, 2.2% से 2% हो गया है। और प्रतिस्थापन दर की बात करें, प्रतिस्थापन दर कितनी है? प्रतिस्थापन दर ये है 2.1%। अब प्रतिस्थापन दर ये कौन सा टर्म आ गया? तो प्रतिस्थापन दर भी देख लेते हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोग मरते हैं उनका खाली स्थान, प्रतिस्थापन मतलब कि क्या हुआ, खाली जगह थी उसको भर दिया। यानी कि जितने बूढ़े लोग जो होंगे, क्या कहा मैंने कि जितने बूढ़े लोग जब मरते हैं उनका खाली स्थान बनने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं, इसी को प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। तो वो कितनी है? 2.1% है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। और पूरे भारत में देखा जाए तो संस्थागत जन्म 79 से बढ़ करके 89 हो गई है, और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 87% जन्म संस्थानों में दिया जा रहा है, और शहरी क्षेत्र में ये 94 है। और इसमें देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में संस्थागत जन्म में अधिकतम वृद्धि कितनी हुई? 27%। यानी कि अगर पूछे सबसे ज़्यादा प्रजनन दर कहाँ देखने को मिलता है तो बिहार में, और सबसे कम प्रजनन दर कहाँ देखने को मिलता है तो सिक्किम और अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर क्या है? तो क्या है इसका शुभंकर? धाकड़ है। कहाँ पर किया जा रहा है? हरियाणा। हरियाणा की एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो कहाँ पर? पंचकुला। पंचकुला में किया जा रहा है। वो भी इसका शुभंकर क्या? बहुत अच्छा है, ये कभी नहीं भूलेगा, धाकड़ है। ठीक है। और ये शुरुआत कब हुई थी इंडिया चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम? इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 4 से 13 जून तक चलेगा। कहाँ कहाँ चलेगा? पंचकुला, अंबाला, शाहाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में होंगे। तो अभी फिलहाल कहाँ होने जा रहा है? ये पंचकुला में। और इसमें पारंपरिक खेल जो संरक्षण है, पारंपरिक खेल के संरक्षण, उसी पर जोर देते हुए खेल मंत्री ने क्या कहा है कि जो 5 पारंपरिक खेल होंगे वो भी इस गेम का क्या होंगे? हिस्सा होंगे। कौन से 5 हैं? गतका, कलारीपयट्टू, थांगता, मलखंब और योगासन। मलखंब और थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। मलखंब कहाँ है? मध्य प्रदेश का है। कलारीपट्टू कहाँ का? केरल का है। तो ये सारे उसमें हिस्सा लेने वाले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सारे जो 5 मैंने बताया ये सब मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ क्वींस। बैटल ऑफ क्वींस का संबंध किस खेल से है? तो गायों के मध्य मुकाबले से ये संबंधित है। यानी कि यहाँ पे ये कहाँ से संबंधित है? किस देश से? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में गायों का क्या किया जाता है? मुकाबला कराया जाता है। और इस मुकाबले को बैटल ऑफ क्वींस या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, एक मिनट, हेरेंस नेशनल काऊ फाइटिंग
भी कहा जाता है। तो यहाँ गायें क्या करती हैं, झुंड के नेतृत्व और वर्चस्व की लड़ाई के लिए फाइट करती हैं, और ये गायों की प्रतियोगिता तब तक जारी रहेगी जब तक कोई एक गाय क्या करेगी, अन्य सभी गायों को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर देती है, और जो जीत जाती है उसी को क्वीन ऑफ द बैटल के ताज से क्या किया जाता है, नवाजा जाता है। और इस लड़ाई में गायें अपने सिर को दूसरे के सिर से भिड़ाते हुए क्या करती हैं, आगे निकलती जाती हैं। और स्पेन को बुल फाइट के नाम से जाना जाता है, और ये स्विट्जरलैंड में क्या होता है, गायों की लड़ाई कराई जाती है। किस राज्य सरकार ने मई 2022 में अधिगम योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने, हरियाणा के द्वारा अधिगम योजना स्टार्ट की गई है। अधिगम योजना क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो जो 10वीं के स्टूडेंट्स हैं और जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, एक टैबलेट वितरित किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। टैबलेट, खाने वाला टैबलेट नहीं, ठीक है, टैबलेट। और क्या किया जाएगा, 2 GB डेटा प्रदान की जाएगी। किसके लिए दी जा रही है, तो सरकार दे रही है, तो उसका मतलब पढ़ने के लिए देगी। तो सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं क्लास के हैं उन्हीं को ये निःशुल्क दिए जाएंगे। हर पर डे उनको 2 GB डेटा दिया जाएगा प्लस एक टैबलेट दिया जाएगा, जिसके जरिए वो क्या करें, अपनी आगे की पढ़ाई को क्या कर सकें, उसको कंटिन्यू कर सकें। तो वो तो अच्छे सोच के देगी, लेकिन आगे के लोग जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो उसका मिसयूज ही करेंगे। पढ़ना कौन अब इस समय चाहता है, ठीक है। तो ये दिया जाएगा। तो ये आपको मैंने अधिगम बता दिया है। तो उम्मीद है गाइस सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा अच्छे से। तो प्लीज़ इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और लाइक तो बिल्कुल बनता है, लाइक तो कर ही दिया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर डिस्कस करते हैं कल से, अब रेगुलर बेस पे लाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, इतना बहुत डीप हो जाता है, ठीक है, बोरिंग भी लगने लगता है चीज़ों को सुन करके। तो 30 मिनट का लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग अदर पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं। जब कम रहता है लेक्चर तो और भी चीज़ें डिस्कस करने में अच्छी लगती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली अब ले करके आएंगे, और इतना आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सीरीज़, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।